धन्यवाद डॉक्टर विवेक बालियान जी। भाई, आज के कार्यक्रम में सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य ये है कि बंसल जी को सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। जिस विषय पर सेंटर ने चर्चा रखी है कि जो पाकिस्तान ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जिस इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, जबरदस्ती किया हुआ है, छल से किया हुआ है, बल से किया हुआ, जिस तरीके से मर्जी किया हो, पाकिस्तान ने भी किया, चीन ने भी किया हुआ, कुछ इलाके पर तो चीन ने भी कब्जा किया हुआ है। उसकी 1947 से लेकर अब तक की क्या स्थिति है। मैं समझता हूं कि ज्यादा हम चर्चा गिलगित बाल्टिस्तान की ही करेंगे और कर भी रहे हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति को लेकर बांसल जी, जो कुछ गिने चुने विद्वान हैं इस क्षेत्र के, बांसल जी का नाम उनमें आता है। और बांसल जी ने जैसे खुद कहा ही है, पिछले साल इनकी गिलगित बाल्टिस्तान पर एक काफी बड़ी किताब छपी थी। एक छोटी सी किताब भी सेंटर ने पहले छापी थी, लेकिन विस्तार से चर्चा करने वाली जो किताब थी गिलगित बाल्टिस्तान पर, वो बांसल जी की पिछले साल छपी थी। उसकी चर्चा भी हुई और उसकी काफी सराहना हुई। मुझे एक बात जो बांसल जी ने लास्ट में कही, मैं समझता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हमें सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। जो हमारा हिस्सा, या हमारा हिस्सा, या हिंदुस्तान का हिस्सा, या भारत माता का अंग कह लीजिए, दूसरे देश के कब्जे में चला गया है, जब तक तो हिंदुस्तान के लोग उसको लेकर चिंतित रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे, तब तक वो मानी वो भारत का हिस्सा है ही। उसमें 200 साल लगे, 400 साल लगे, 500 साल लगे, जिस दिन हमारे मन से वो निकल गया, तब वो भारत का हिस्सा नहीं रहा। मैं ये तिब्बत के बारे में जब मैं चर्चा करता हूँ तो ये बार बार ये दोहराता रहता हूँ कि तिब्बत तब तक आजाद ही माना जाना चाहिए जब तक तिब्बतियों ने अपने आप को चीनी नहीं माना है। जिस दिन तिब्बतियों ने अपने आप को चीनी मान लिया, उस दिन से तिब्बत स्वतंत्र देश के रूप में समाप्त हो गया। तो गिलगित बाल्टिस्तान, हिंदुस्तान के लोग यदि उसको अपना मानते हैं और जब तक मानते रहेंगे तब तक वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये बांसल जी ने जिसको कहना चाहिए ना, सूत्र रूप में जो बात कही है, ये सूत्र है बांसल जी के पूरे भाषण को। यदि वो गागर में सागर या सूत्र रूप में कहना चाहिए तो मैं समझता हूँ एक लाइन ही पर्याप्त है। दूसरी बात, उन्होंने हिस्ट्री के बारे में काफी डिटेल में बताया भाई, और सभी दर्शकों को लाभ हुआ, मुझे भी उससे लाभ हुआ। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वहां जो रहते हैं, वो अपने आप को कितना पाकिस्तान का मानते हैं, या मानसिक रूप से कितना हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, या फिर हिंदुस्तान के लोग उनकी सहायता करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं, बांसल जी ने उदाहरण देकर बताया ही है। गिलगित बाल्टिस्तान में मोटे तौर पर जो पॉपुलेशन है वो शिया मजहब को मानने वाली है, और शिया मजहब का इस्लाम मजहब को मानने वाले लोगों से टकराव है। और अब स्थिति ये हो गई है कि गिलगित बाल्टिस्तान में जो शिया मजहब के लोग बहुमत में हैं, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान से मुसलमानों को ला ला कर वहां बसाने की कोशिश कर रही है। कुछ शायद बसाए भी हैं काफी बड़ी संख्या में। पाकिस्तान सरकार की इच्छा है कि यदि गिलगित बाल्टिस्तान में शिया मजहब के लोग अल्पमत में आ जाएंगे और मुसलमान जो हैं वो वहां बहुमत में आ जाएंगे, तो शायद सदा के लिए ये हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान से टूट जाएगा, मानसिक रूप से भी, भूगोलिक रूप से तो फिलहाल अभी टूटा ही हुआ है। यही एक्सपेरिमेंट चीन तिब्बत में कर रहा है। तिब्बत में तिब्बतियों की जनसंख्या मान लीजिए अभी 60 लाख मानी जाती है। चीन सरकार की नीति है कि वहां इतने चीनी बसा दिए जाएं, मान लीजिए 2-3 करोड़ चीनी बसा दिए, तो तिब्बती अल्पसंख्यक हो गए, चीनी बहुसंख्यक हो गए। अब तो गिलगित बाल्टिस्तान चीन के कब्जे में एक प्रकार से, भौगोलिक रूप से लद्दाख जो है उसका ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान चीन की उसी नीति को फॉलो कर रहा है। लेकिन भाई, हमारा चिंता ये है कि हम लोग शिया मजहब के मानने वाले लोगों पर जो वहां अत्याचार हो रहे हैं उसकी ओर कितना ध्यान दे रहे हैं, हमारा कंसर्न उनसे कितना जुड़ा हुआ है। और मैं समझिए प्रैक्टिकली यदि हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी मदद कर सकते तो एक मदद तो हम कर ही सकते हैं। हम जो अकादमिक जगत के लोग हैं, हमने इस विषय को लेकर कितना रिसर्च किया है, कितने थीसिस तैयार किए हैं, कितने पीएचडी तैयार किए हैं। जब तक हम इस विषय को लेकर गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे,
और कुछ ग्रंथ या कुछ किताबें इस प्रकार की नहीं तैयार करेंगे जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर शिया मजहब और इस्लाम मजहब को मानने वालों का झगड़ा हो रहा है, उसके कारण शिया मजहब के लोग पाकिस्तान से मानसिक रूप से धीरे धीरे टूट रहे हैं। और अब क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने चीनियों को भी इनवाइट कर लिया है, और पाकिस्तान तो फिर भी कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन चीन जो है वो तो एक प्रकार से उस क्षेत्र को लूटना ही चाहता है। अब शिया मजहब के मानने वाले लोग चीन से भी लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों से भी लड़ रहे हैं। हमारी उनके साथ क्योंकि हम तो गिलगित बाल्टिस्तान भाई भारत का हिस्सा ही है, हम मानते ही हैं। हमारे मानने ना मानने से भी कुछ नहीं, जे इट्स ए फैक्ट। कोई फैक्ट हो तो उसकी ये चिंता नहीं करनी हम मानते हैं या नहीं मानते। फैक्ट विल रिमेन फैक्ट, चाहे हम माने चाहे ना माने। तो ये तो फैक्ट है कि गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है। और एक बांसल जी ने भी बीच में जिक्र किया, देखिए ये जो पूरा सप्त सिंधु का क्षेत्र है, इसके एकीकरण में जिन 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसके एकीकरण की जरूरत इसलिए भी ज्यादा थी कि ये अफगानिस्तान के साथ लगता है, सीमांत है एक प्रकार से, हिंदुस्तान की रक्षा करनी है तो इस क्षेत्र का एकीकरण होना जरूरी है। उसमें 3 लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह के जो सेनापति थे, क्या नाम उनका, जोरावर सिंह। इधर भाई बहुत से लोग तो ये मानते हैं हमारे हिमाचल के ही थे, पर चलिए हिमाचल बड़े क्रेडिट लेते हैं, कोई दूसरा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन जोरावर सिंह ने जो काम किया वो रिमार्केबल है। इन तीनों लोगों ने क्या काम किया, पूरे सब सिंधु क्षेत्र को, छोटी छोटी मिसलें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा क्षेत्र बनाया। और उस क्षेत्र को, मैं इसको दुख मानना चाहिए कि जो बात महाराजा रणजीत सिंह की समझ में आ गई थी कि ये सब सिंधु का क्षेत्र यूनाइटेड होना चाहिए, एक इसकी एक आइडेंटिटी बननी चाहिए, जो महाराजा गुलाब सिंह को समझ आ गई थी, जो जनरल जोरावर सिंह को समझ आ गई थी। ये तीनों भाई लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन तीनों ने पीएचडी तो नहीं की हुई थी, तीनों ने कोई मोटी मोटी किताबें नहीं लिखी थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने मोटी मोटी इतिहास पर किताबें भी लिखी, वो इस रहस्य को नहीं समझ पाए कि इस क्षेत्र का एकीकरण जो है वो अखंड रहना चाहिए, तभी भारत सुरक्षित है। तो कश्मीर का जो सारा जो पंगा खड़ा हुआ, जिसमें देखिए कश्मीर का पंगा खड़ा हुआ, उसको मैं खास करके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करना चाहूंगा। गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान के कब्जे में दिया गया, मैं आज कहीं बात कर रहा था, मैंने उसमें ये भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी एक जांच कमेटी बनानी चाहिए कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को देने में किन लोगों का हाथ था, क्या योजना थी, क्या षड्यंत्र था, उसके पीछे कौन थे। और यदि उस वक्त के डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं तो उसको डीक्लासिफाई करना चाहिए। उसमें बहुत से रहस्य खुल कर आएंगे। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसमें नोइंगली और अननोइंगली, मैं अननोइंगली जानबूझ कर कह रहा हूं भाई, क्योंकि नोइंगली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं करेंगे। अननोइंगली, देखिए कोई बड़ा आदमी अननोइंगली भी कोई गलती करता है तो उसका खमियाजा इतिहास में दूर तक भुगतना पड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का को दोषारोपण ना भी किया जाए तो, लेकिन अननोइंगली उन्होंने जो गलती की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का षड्यंत्र, पंडित नेहरू की उसमें भूमिका कहिए, जब वो षड्यंत्र में फंसे। और महाराजा हरि सिंह की प्रशासन में भी कुछ लोग इसका लाजमी हिस्सा होंगे, क्योंकि घनसारा सिंह के बारे में अभी अपने मानी बांसल जी ने बात की। घनसारा सिंह भाई उस वक्त गिलगित के वो गवर्नर बनाकर भेजे थे महाराजा हरि सिंह ने। उस वक्त ये जो हुंजा और ये स्वात और ये सारे गिलगित स्काउट्स के लोग थे, वो डिमांड कर रहे थे भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। लेकिन महाराजा हरि सिंह के प्रशासन में वो कौन से लोग थे जिन्होंने अवरोध उपस्थित किए, और उस अवरोध के कारण पाकिस्तान को मौका मिला, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिला, अंग्रेजों को मौका मिला। ये सारा एक पूरा षड्यंत्र है। अब तो 70 साल हो गए ये सारा ड्रामा हुए। अब भी यदि कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन इंग्लैंड में जाकर भी और हिंदुस्तान में भी डॉक्यूमेंट को खंगाले, तो मुझे शक है कि बहुत से पर्दे उठेंगे, उसमें बहुत सी रूहें नंगी होंगी। तो शरीर तो नंगा होगा, जब बहुत से निकली गए होंगे तो बहुत सी रूहें भी तड़फेंगी।
तो कम से कम ये रहस्य समझ आएगा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अब उस गलती को अनडन करना हमारा काम है। तो उस गलती को अनडन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा काम तो यही है कि हिंदुस्तान में भी गिलगित बाल्टिस्तान की स्टडी करनी चाहिए। ये पहला स्टेप है। यदि स्टडी करेंगे तो वहां का रहस्य समझ आएंगे, वहां के समस्याएं समझ आएंगी। उनके लिए फिर हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं आपने जिस विषय पर ये कार्यक्रम रखा है भाई, बड़ा सामयिक विषय है, और जिनको बोलने के लिए बुलाया है बंसल जी को, वो उससे भी ज्यादा मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है। और अब यदि मैं अंत में ये कहूं कि मुझे अध्यक्षता दी है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो मेरे ख्याल में उसका कोई अर्थ नहीं होगा। मैं आप सभी का बड़ा धन्यवादी हूं कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे भी शामिल होने का मौका दिया और बंसल जी को सुनने का मौका दिया। टंकेश्वर जी भी भाई बैठे हैं, टंकेश्वर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अरुण कुमार जी बैठे हैं, अरुण कुमार जी का धन्यवाद। और बाकी जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के जितने मित्र हों उन सभी का धन्यवाद, जो सुन रहे हैं उनका भी, और जो बाद में यूट्यूब से सुनेंगे बंसल जी के भाषण उनका भी एक बार फिर मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।